गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमारी क्लास में फाइलम प्रोटोजोआ के सामान्य कैरेक्टर पढ़े थे, जिसमें हमने इसके सामान्य कैरेक्टर में मैंने आपको बताया था कि यह सूक्ष्मदर्शी प्राणी है। यह सामान्यतः ज्यादातर अलवणीय जल के स्रोत जैसे तालाब, पौंड या नदियां या मंद प्रवाहित स्रोत या इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि यह इसकी कुछ प्रजातियां समुद्री जल में ही पाई जाती है। उसके बाद मैंने कहा था कि इनके शरीर पर सामान्यतः एक पेलिकल का या आवरण, किसी त्वचा का आवरण उपस्थित होता है। फिर हमने इनके गमन के बारे में बात की थी कि इन जंतुओं में सामान्यतः कूडपाद, फ्लैजिला या सीलिया द्वारा गमन होता है। और गमन हमने दो प्रकार के समझे थे, प्रभावी एंड अप्रभावी, मीन्स इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक। फिर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था इनमें सेक्सुअल, असेक्सुअल अर्थात लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो हमने मुकुलन, अलैंगिक जनन की बात करें तो द्विविखंडन या बहुविखंडन या पाल मेलावस्था के बारे में पढ़ा था। और लैंगिक जनन की बात करें तो सयुग्मन या सलियन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो इसी का सेकंड पार्ट है, वो है इसका क्लासिफिकेशन चार्ट। देखिए, प्रोटोजोआ संघ के अंदर बहुत सारी, मुख्यतः तो वैसे 3 क्लासें आती है, लेकिन इनके गण बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रत्येक क्लास का 1 से 2 गण याद रखने हैं, क्योंकि इनमें गण ज्यादा होते हैं तो हमें सारे गण याद नहीं रखने हैं। तो ध्यान रखना, संघ प्रोटोजोआ को मुख्यतः संघ फाइलम प्रोटोजोआ को 2 उपसंघ, 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। उपसंघ को इंग्लिश में कहते हैं सब फाइलम। 2 सब फाइलम में विभाजित किया गया है। पहला जो सब फाइलम होता है, हिंदी इंग्लिश टर्म सेम है, पहला जो सब फाइलम होता है, उपसंघ होता है, वो होता है प्लाज्मोड्रोमा। ध्यान रखना, पहला जो उपसंघ होता है वह होता है प्लाज्मोड्रोमा, जबकि दूसरा जो उपसंघ होता है वह होता है सीलियोफोरा। तो पहला सब फाइलम क्या है? प्लाज्मोडोर्मा। दूसरा सब फाइलम क्या है? सीलियोफोरा। अब हम इससे पहले जब पॉरीफेरा पढ़ते थे तो हम सीधा इसको क्लास में डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 2 सब फाइलम है, 2 सब फाइलम के बाद क्लास आ रही है, इसीलिए हमें इन्हें 2 सब फाइलम में विभाजित करना है। अब 2 सब फाइलम में सबसे पहला जो प्लाज्मोड्रोमा है, उसमें मुख्यतः 3 मुख्य क्लास होती है। चौथी तो ओपोड्राइमा या ओपेलिना होती है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 मुख्य क्लास होती है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं 3 मुख्य वर्ग होते हैं। सबसे पहला होता है मैस्टिगोफोरा, दूसरा होता है राइजोफोरा, तीसरा होता है स्पोरोजोआ। मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं, संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ प्लाज्मोडर्मा, क्लास 3 होती है मैस्टिगोफोरा, राइजोपोडा एंड स्पोरोजोआ। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, 3 क्लास हो रही है, मैस्टिगोफोरा, राइजोपोडा और स्पोरोजोआ। अब ये जो 3 पहली आती है फाइटोमैस्टिगोफोरा, अर्थात देखिए फाइटो जो होता है वो रियल में पौधों के लिए यूज होता है। अपन कभी भी फाइटो जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो सामान्यतः पौधों के लिए यूज करते हैं। और दूसरा होती है जूमैस्टिगोफोरा। जूमैस्टिगोफोरा का मतलब होता है जंतुओं के लिए। देखिए, एक होता है फाइटो, मीन्स ऐसे जीव जो सामान्यतः फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और अगर आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा तो आप इसका बेसिक एग्जाम्पल जानते हैं, युगलिना। युगलिना सामान्यतः जंतु और पादप जगत के मध्य की संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक से, अर्थात युगलिना के शरीर पर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम जानते हैं क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना। तो इसका मतलब ये जो फाइटोमैस्टिगोफोरा जीव होते हैं, ये जो सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भी भोजन का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इसमें क्लोरोफिल युक्त वर्णक पाया जाता है। बेसिक बात है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो कह रहे हैं मैस्टिगोफोरा, इसका मतलब पौधों से रिलेटिव है। अब ध्यान रखना, पौधों से रिलेटिव है लेकिन इसमें जंतुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो फाइटोमैस्टिगोफोरा का पहला कॉमन पॉइंट क्या है? इसका पहला जो कॉमन पॉइंट है वह यह है कि इसमें सामान्यतः वर्णक युक्त क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। दूसरा इसका कॉमन पॉइंट है कि इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो 1 या 2 ही होते हैं।
ध्यान रखना, इसमें फ्लैजिला फाइटोप्रो की बात कर रहा हूं, फाइटोमेस्टिकोफोरा की बात कर रहा हूं कि इसमें जो फ्लैजिला है वह एक या अधिकतम दो ही होंगे। लेकिन जब मैं जू मेस्टिकोफोरा की बात करूंगा तो उसमें मैं क्या बताऊंगा कि सबसे पहले क्लोरोफिल युक्त वर्णक है वो क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जंतु के बारे में। दूसरा, इनमें जो फ्लैजिला है उनकी संख्या बहु होगी, अर्थात दो या दो से ज्यादा। यहाँ क्या है, एक या अधिकतम दो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर फाइटो में तो मैंने क्या कहा कि जो फ्लैजिला है वो एक या अधिकतम दो। दूसरा, क्लोरोफिल युक्त वर्णक उपस्थित है, लेकिन यहाँ पहला क्लोरोफिल युक्त वर्णक अनुपस्थित होगा। अब जो फ्लैजिला की संख्या है वह दो या दो से ज्यादा होती है। अब जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बता देता हूँ फ्लैजिला होता क्या है, कि आपको मन में आ रहा होगा फ्लैजिला है क्या रियल में। देखिए, प्रोटोजोआ संघ के जीवों के शरीर पर तीन प्रकार के गमन अंग, जिनको हम लोकोमोशन कहते हैं। गमन अंग क्या होते हैं कि जिसकी सहायता से जंतु चलता है। जैसे हमारे गमन अंग कहें तो हमारे टांगे गमन अंग होती है, वैसे क्या होता है इनके शरीर पर तीन प्रकार के उपांग पाए जाते हैं गमनांग के रूप में, जिसको अपन गमन अंग कहते हैं। सबसे पहला होता है फ्लैजिला, ये एक फ्लैजिला है। फ्लैजिला का जो एग्जाम्पल होता है वो आपने देखा होगा युगलिना। युगलिना में क्या होता है, एक बड़ा बाल रूपी फ्लैजिला पाया जाता है। अब ये फ्लैजिला क्या होता है कि इसकी सहायता से जंतु जल में ऊपर या नीचे की ओर गति करता है। अब अगर अपन इसे दूसरे बात करें तो आपने कभी नाव चलाने के लिए चप्पू का यूज किया होगा। चप्पू का आपने देखा होगा कि जब नदी में कोई रिवर राफ्टिंग करता है तो वो चप्पू का यूज करता है। चप्पू का इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है जिससे क्या होता है पीछे की ओर जल को धकेलने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी क्या करेगा कि या तो जल धारा के दिशा में तैरेगा या जल धारा के विपरीत दिशा में तैरेगा। कल मैं आपको बता चुका था कि दो गतियां थी, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या है कि मुझे बल लगाना है। अब देखिए, सामने से अगर जल आ रहा है और मुझे उस जल के दिशा में तैरना है, मतलब कहने का ये सामने से जल आ रहा है और मुझे अब इसी दिशा में जाना है, तो मुझे बल लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जल पीछे की ओर धक्का देगा और मुझे जाना कहाँ है, आगे। तो मैं जल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हूं। जब जल के विपरीत दिशा में कार्य करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा बल लगाऊंगा। तो ऐसी जो गतियां होती है वो क्या होती है, प्रभावी। लेकिन अगर मुझे इसी दिशा में जाना है जल के साथ तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा? नहीं, मैं जल के साथ तैर सकता हूं। ठीक है, तैर सकता हूं, इसका मतलब मुझे कोई बल नहीं लगाना। लेकिन मैं फ्लैजिला का यूज क्यों करूंगा? अगर मुझे निश्चित दिशा में जाना है, क्योंकि जल मुझे जब धक्का मारेगा, एनिमल को धक्का मारेगा या उसको प्रहार कर रहा है, तो हो सकता है एनिमल किसी दूसरी दिशा में चला जाए। क्योंकि जल जब किसी को पीछे से अपने साथ बहाता है तो कोई दिशा नहीं होती है। अगर आपको एक निश्चित दिशा में जाना है तो अपन को फ्लैजिला का यूज करना है। तो पहला तो क्या होता है, फ्लैजिला। दूसरा, आपने अमीबा देखा होगा जी। अमीबा आपने 11th 12th स्लाइड में देखा होगा। तो आपने अमीबा के अंदर एक चीज सबसे कॉमन देखी होगी, वह होती है सीलिया। वो सीलिया होते हैं बहुत छोटे आकार के। अब ध्यान रखना, ये सीलिया और ये फ्लैजिला ये दो आकार के गमनांक होते हैं। तो इनमें क्या था, इनमें सामान्यतः क्या कह रहे थे हम कि इनमें एक या दो फ्लैजिला, समझ गए, और इसमें क्लोरोफिल युक्त वर्णक उपस्थित होता है। जबकि इसमें क्या होगा, एक दो से अधिक और क्लोरोफिल युक्त वर्णक अनुपस्थित है। सेकंड जो क्लास होती है राइजोपोडा। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल शब्द बताऊं, इसका उदाहरण होता है यूग्लिनाइडा। अब देखिए, इसमें क्या है, तीन ऑर्डर है मेस्टिकोफोरा के अंदर। फाइटोमेस्टिकोफोरा में तीन ऑर्डर है, यूग्लिनाइडिना। अब देखिए, यूग्लिनाइडिना ऑर्डर है, तो आप इससे सिंपल समझ सकते हो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा जंतु आ रहा है, युगलीना। क्योंकि देखिए नाम से स्पष्ट है, युगलीना नाइडिना, समझ गए। तो इसका मतलब इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, युगलीना। हम एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं। अब दूसरा है वोल्वोसाइडा। अब वोल्वोसीडा का बेसिक एग्जांपल कौन सा होता है, आपने पढ़ा होगा वॉल्वॉक्स। आपने वॉल्वॉक्स पढ़ा है, वो वॉल्वॉक्स इसका होता है। और डाइफिनोजिनेस का होता है डिनोफिलेजिटा। अब देखिए, ये तीन हो गए।
अब राइजोपोडा का उदाहरण गण लोबोसा का सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है, वह होता है अमीबा। अब हम जानते हैं कि अमीबा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके शरीर में क्या होंगे, फ्लैजिला की सीलिया, फ्लैजिला सीलिया, सीलिया। तो हम क्या बताएंगे, इस वर्ग के जंतुओं में सामान्यतः सीलिया उपस्थित होते हैं। और अब हम अमीबा के बारे में बेसिकली स्ट्रक्चर उसका समझाएंगे। और तीसरा जो गण होता है स्पोरोजोआ, इसमें ये दो गण होते हैं। अब ध्यान रखना, स्पोरोजो जो जीव होते हैं ना, इनमें क्या होता है, सामान्यतः किसी भी प्रकार का गमन अंग नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का गमन अंग नहीं पाया जाता है। अब गमन अंग क्यों नहीं पाया जाता है, इसको समझिए कि इसमें किसी भी प्रकार का गमन इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि इस प्रकार के जो जीव होते हैं वह किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं। और हम जानते हैं कि जो सामान्यतः अंतःपरोपजीवी के रूप में किसी के शरीर में रहते हैं वहां गमन अंग की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो जामान का इस वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें किसी प्रकार के कोई गमनांग ज्यादातर उपस्थित नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यह एक परजीवी के रूप में, अब परजीवी का मतलब समझते ना, किसी दूसरे के जीव के शरीर में रहकर उससे अपन लाभदायक भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये दूसरे जीव के शरीर में रहकर वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, इनको किसी प्रकार के कोई गमनांग की आवश्यकता नहीं होती। और सेकंड ऑफ द सीलियोफाइया, होलोट्राइका। और ये अब अपन सबसे पहले वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अपन को इसमें क्या पढ़ना है, मैं बताता हूं। सबसे पहले संघ प्रोटोजोआ हमने समझ लिया, उसके बाद इसको दो उपसंघ में बांटा गया है, प्लाज्मोडोर्मा, सीलियोफोरा। प्लाज्मोडोर्मा को सामान्यतः, अब देखिए संघ प्रोटोजोआ को दो उपसंघ में बांटा है, हमारे को तो बेसिक बातें ही याद रखनी, सारी डीपली नहीं जाना है। तो प्लाज्मोडोर्मा और सीलियोफोरा। अब प्लाज्मोडोर्मा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, मैस्टिकोफोरा, राइजोपोडा और स्पोरोजोआ। मैस्टिकोफोरा को दो वापस उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन से हैं, फाइटोमैस्टिकोफोरा, जिसको मैं पीएम से बता रहा हूं। पीएम का मतलब क्या है, फाइटोमैस्टिकोफोरा। और जेडएम का मतलब क्या है, जूमैस्टिकोफोरा। अब फाइटोमैस्टिकोफोरा है, इसका मतलब ऐसे है जंतु जिनमें कुछ प्लांट के कैरेक्टर भी पाए जाएंगे। जूमैस्टिकोफोरा बिल्कुल रूप से क्या होगा, जंतु होगा। अब फाइटोमैस्टिकोफोरा में यूग्लिनाइडा ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, यूग्लिनाइडा, वोल्वोसिडा और डाइनोफ्लैजिलेटा। अब देखिए, अब इनमें फाइटोमैस्टिकोफोरा में क्या होगा, सामान्यतः 1 या 2 कसाब और इनमें क्लोरोफिल युक्त वर्णक उपस्थित होता है। जबकि जूमैस्टिकोफोरा में क्या होगा, क्लोरोफिल युक्त वर्णक अनुपस्थित होगा और दूसरा 2 या 2 से अधिक होंगे। अब इसके बाद राइजोपोडा, हम जानते हैं एग्जाम्पल है अमीबा। तो अमीबा किस गण का है, लोबोसा गण का है। अब ध्यान रखना, जूलॉजी में कई बार एक ही गण के 2-2 नाम चलते हैं। तो मैं एक गण का नाम लेके चल रहा हूं क्योंकि कई गण हैं जिनके 2-2 नाम हैं, तो अपन उसको एक कॉमन नाम लेके चल रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना, कुछ गण में आपको लगेगा कि ये 2 अलग क्यों, क्योंकि कुछ गणों के 2-2 नाम है। अब 2 नाम है तो मैं एक नाम ले रहा हूं ताकि आपको इजीली याद रह जाए जो कॉमन नाम है। तीसरी जो क्लास है स्पोरोजोआ, सामान्यतः अंतःपरजीवी के रूप में यह रहते हैं। अब हम सबसे पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं यूग्लिनाइडिना। अब देखिए, मैं इसी चार्ट से आपको समझाता हूं कि अगर आपने ये चार्ट याद कर दिया तो आपको इसका क्लासिफिकेशन कैसे लिखना है वो मैं आपको अब समझाता हूं। देखिए, मैं आपको इसी चार्ट के द्वारा समझा रहा हूं कि आपको ये चार्ट पढ़ने के बाद बेसिकली क्या समझना है। अब देखिए, हमें सबसे पहले यूग्लिना के बारे में लिखना है। अब देखिए, यूग्लिना के बारे में मुझे फर्स्ट एग्जांपल लिखना है। अब इस एग्जांपल में मुझे 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, संघ, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फाइलम। दूसरा क्या चाहिए, वर्ग, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं क्लास। तीसरा होता है गण, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। और चौथा होता है वंश, जिसको कहते हैं जीनस। वंश और एनिमल का नेम हमेशा एक ही होता है, लेकिन कुछ जगह हम जाति का भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब अपन कॉमन प्रैक्टिकल की बात करें, थ्योरी के एग्जाम में जाति यूज नहीं करते। लेकिन जब हम एक ही एनिमल की अगर 2-3 प्रजातियों को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, एक ही एनिमल की अगर 2-3 प्रजातियों को पढ़ रहे हैं, उस समय हमें जाति यूज करनी पड़ती है। क्योंकि अगर अपन एक ही जगह रहने वाले, मैं 2-3 एनिमल को पढ़ रहा हूं एक साथ, अगर उनकी विशेषताएं अलग है, जैसे मैं अगर सिंपल सी बात करूं कि अगर मुझे टिड्डी का अध्ययन करना है, अब मुझे पाकिस्तानी टिड्डी अलग है,
अगर यूरोप की टीडी अलग है तो मुझे अगर इनका करना है तो फिर मुझे इनकी जाति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है संघ। हम यहाँ जानते हैं कि संघ क्या है, प्रोटोजोआ। तो हमने बेसिक क्या लिख दिया, प्रोटोजोआ। अब देखिए हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। अब हमें उपसंघ नहीं लिखना है तो इस चीज को आप छोड़ दीजिए। अब हमें क्या लिखना है, वर्ग। वर्ग क्या है, मैस्टिकोफोरा। तो हमने वर्ग क्या लिख दिया, टिगोफोरा। ठीक है, वर्ग हो गया हमारा मैस्टिकोफोरा। उपवर्ग हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, उपवर्ग का मतलब क्या होता, फाइटो मैस्टिकोफोरा में लिखना नहीं है। फिर हमें लिखना है इसका गण। गण क्या है, युगली नाइडीना। तो हमने क्या लिखा, युगली नाइडीना। हो गया। अब हमें वंश लिखना है तो हम जानते हैं वंश क्या होता है, युग। तो अब देखिए अगर हमने इस चार्ट को समझ लिया तो हमें किसी भी जंतु का क्लासिफिकेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको एक ध्यान रखना है कि हमेशा वंश को अंडरलाइन करना है। हमेशा अपन बेसिक पढ़ चुके हैं पहले भी कि वंश को हमेशा आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि वंश को हमेशा लैटिन या तिरछे भाषा में लिखते हैं और हम तिरछे भाषा में ज्यादातर नहीं लिखते हैं। इसीलिए जहां भी वंश आता है वहां आपको ये लिखना है। अब एक बात आप कॉमन समझ लेना बेटा कि वंश को अंडरलाइन कब और कहां करना है वो चीज सोचिए। अगर आप किसी भी जंतु का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो उस दौरान आपको इसको अंडरलाइन करना है। लेकिन अगर इसके कैरेक्टर्स या लक्षण लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा कि युगलिना सामान्यतः अलवणीय जल के स्रोत में पाया जाता है, अब बार बार युगलिना आया जा रहा है तो बार बार अंडरलाइन नहीं होगा। समझे, क्लासिफिकेशन में आपको अंडरलाइन करना है। अब एक ही एनिमल को अगर अपन 4-4, 5-5 बार 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 युगलिना रिवाइज कर रहे हैं तो वहां उसके अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ अपन को क्लासिफिकेशन लिखना है। अब आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन इसका नामांकित चित्र बना लेते हैं। अब देखिए अगर यूग्लिना का डायग्राम बनाना है तो आप बेसिकली जानते हो अब देखिए मैंने ये बेसिकली डायग्राम बनाया तो इस डायग्राम में मुख्यतः हमें 4-5 पॉइंटों को ही समझाना है। अब देखिए सबसे पहले मैंने एक एक चीज जो बनाई है उसको समझा देता हूं कि भाई वो है क्या। देखिए यूग्लिना का जो शरीर होता है वो सामान्यतः तरकु आकार का होता है, स्पिंडल लाइक आकार का होता है, अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर है वो सामान्यतः तरकु आकार का होता है। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट हमें अगर ये डायग्राम याद है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इनमें मुख्य रूप से गमन के लिए फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट तो क्या हो गया, इनका शरीर तरकु आकार का होता है। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो दूसरा पॉइंट कॉमन अगर आप इससे पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह अलवणीय जल के स्रोत जैसे तालाब, झरने या मंद प्रवाहित स्रोतों में पाया जाता है। वापस रिवाइज करूं, कहां पाया जा रहा है, तालाब, झरने, मंद प्रवाहित स्रोतों में ये पाया जाता है। तो मैं आपको इसका पहला पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट हो गया अलवणीय जल के स्रोत। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं। मैं ऐसी डायग्राम से आपको सारे पॉइंट बता रहा हूं कि किस प्रकार आपको बनाने हैं। पहला क्या हो गया, अलवणीय जल के स्रोत मीन्स फ्रेश वाटर। अब अलवणीय जल के स्रोत में कौन कौन से हैं, तालाब है, मंद प्रवाहित स्रोत जो भी होंगे बरसाती, उनमें ये पाया जाएगा। दूसरा क्या हुआ, इसका शरीर कैसा होगा, तरकु आकार का। तो सेकंड क्या है, तरकु आकार का शरीर, तरकु आकार का शरीर, कोई दिक्कत नहीं। दो पॉइंट है कि हम इसी डायग्राम से हम बना रहे हैं। तीसरा क्या होता है, गमन के रूप में क्या होते हैं,
फ्लैजिला। तो हम यहाँ अब देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं गमन के लिए मीन्स गमनांक लोकोमोशन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम इसमें चौथी बात क्या लिख सकते हैं कि इनमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों गतियां पाई जाती है। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, प्रभावी व अप्रभावी, प्रभावी व अप्रभावी दोनों गतियां पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रभावी और अप्रभावी दोनों गतियां ये इसमें पाई जाती है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको इसके फाइटोमेस्टोगोरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई थी कि इनमें क्लोरोफिल युक्त वर्णक पाए जाते हैं, अर्थात ये पादप की तरह भी भोजन बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की तरह भोजन बनाना। तो ये प्रकाश पौधे की तरह भी भोजन बना सकते हैं और दूसरे जंतु के रूप में भी ये भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इनमें दोनों के गुण होते हैं। तो अपन इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल युक्त वर्णक उपस्थित होता है, क्लोरोफिल युक्त वर्णक उपस्थित होता है। अब इसीलिए ध्यान रखना, ये पादप समजीवी और प्राणी समजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात पौधों की तरह भी अपना भोजन बना सकते हैं और जंतुओं की तरह भी ये ले सकते हैं। किस आधार पे, क्लोरोफिल युक्त वर्णक के आधार पे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनमें सकुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रेकल वैक्यूल्स। अब सकुंचनशील रिक्तिका शरीर में परासरण नियमन का कार्य करती है, परासरण नियमन। अब कॉन्ट्रेकल वैक्यूल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में हमने पढ़ा है अंतःपरासरण और बहिःपरासरण, अर्थात जंतु के शरीर में जल का एंटर होना अंतःपरासरण, बहिःपरासरण क्या है, बाहर निकलना। अब देखिए अंतःपरासरण और बहिःपरासरण दो प्रकार से होता है किसी भी जंतु में। एक सामान्य स्टेज की बात करूं तो हमने पढ़ा होगा कि जो ये क्रिया होती है ऑस्मोरेगुलेशन, ये कांस्टेंट सांद्रता के अकॉर्डिंग होती है, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, बेसिकली परासरण पढ़ा है ना, कि जहां कम होगा वहां वो स्टार्टिंग। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर अंतःपरासरण और बहिःपरासरण एक नए स्टेप में होता है। वो कैसे कि जब ये भोजन ग्रहण करता है तो अपन पता है कि भोजन के साथ जल भी क्या करेगा, इसके शरीर में प्रवेश करेगा। तो ये क्या करेगा, उस आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को ये क्या करेगा, वापस बाहर निकाल देगा। इसका हम ध्यान रखना, इसमें कम सांद्रता वो तो है, लेकिन इसके साथ में यहाँ परासरण क्रिया में क्या होगा, कॉन्ट्रेकल वैक्यूल्स है वो क्या करेगी, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालेगी। उसमें क्यों निकाल रही है, क्योंकि वो जल भोजन के साथ आया हुआ है। अब जब भोजन के साथ जो जल आ रहा है उसमें कॉन्ट्रेकल वैक्यूल्स क्या करेंगे, उसमें से भोजन को तो क्या करेंगे, अलग कर देंगे और आगे भेज देंगे पाचन के लिए, और जो पीछे रह गया जल उसको शरीर से बाहर भेजेंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी जंतु के शरीर में आवश्यकता से अधिक जल का कोई कार्य नहीं होगा, और जल अगर कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, अर्थात इसकी मौत हो सकती है, टूट सकता है। इसीलिए ध्यान रखना परासरण नियमन होता है। फिर नेक्स्ट आता है इनमें जनन। तो इनमें जनन मुख्य रूप से द्विविखंडन या फिर बहुविखंडन द्वारा होता है। अब कई बुकों में क्या लिख रखा है, द्विविखंडन और पाल मेला अवस्था द्वारा होता है। तो पाल मेला अवस्था को हम कल पढ़ चुके हैं, जिसको हम बहुविखंडन कह रहे थे। अब द्विविखंडन कब है, जब अनुकूल परिस्थितियां होती है, और बहुविखंडन कब है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हमें ये बात बतानी है कि द्विविखंडन, जनन में हम द्विविखंडन और बहुविखंडन बता रहे हैं, तो इसके साथ में हमें यह भी लिखना है कि द्विविखंडन कब होगा और बहुविखंडन कब होगा। द्विविखंडन तब होता है जब परिस्थितियां अनुकूल, अर्थात जल भोजन सभी प्रचुर मात्रा में हो। लेकिन हम जानते हैं कि तालाब हैं, झीलें हैं, इनकी एक बड़ी विशेषता होती है कि जब बरसात नहीं होती तो धीरे धीरे 2, 3, 4 साल बाद ये सूख जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब सूखेंगे तो जंतु को भोजन नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में ये अवस्था आती है। ये एक एनिमल आज हमारा पूर्ण होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब ये जो सारे पॉइंट्स हमने बनाए हैं वो हमने इस एनिमल से बनाए। तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं
कि आपको एक डायग्राम याद रखना है और सारे पॉइंट उस डायग्राम से अपन को निकालना है। इजीली क्या होगा कि डायग्राम अपन को याद हो गया, फिर सारी चीज ये चीजें सी एनिमल से, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसके कैरेक्टर अच्छी तरह समझाए थे। कैरेक्टर समझने के बाद क्लासिफिकेशन चार्ट याद हो गया, फिर तो हमें क्या करना है, एनिमल ही तो उठाना है। कोई भी एनिमल लिया, क्लासिफिकेशन हमें चार्ट से मिल गया, 4-5 कैरेक्टर, हमें तो 3-4 कैरेक्टर लिखने हैं, हम तो 7-8 लिख रहे हैं, हमें 3-4 ही लिखने हैं, और 3-4 कैरेक्टर तो हम आसानी से इसमें लिख सकते हैं। जिसमें अभी हमने भोजन छोड़ दिया है कि सूक्ष्म कणों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी अपन पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी आगे, हम इसके 1-2 एग्जाम्पल को और लेंगे। अगर आप